नमस्कार साथियों। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि इसके पहले हमने 50 क्वेश्चन तक कर लिया था, अब इसके आगे हम अपने क्वेश्चंस को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इसके आगे का क्वेश्चन। तो इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन नंबर था 51, तो हमारा 51 नंबर क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड तालव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड तालव्य नहीं है? तो पहला ऑप्शन है चा, दूसरा ऑप्शन है झा, तीसरा ऑप्शन है का और चौथा ऑप्शन है छा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी हमारा तालव्य नहीं है, ये तालु से उच्चारित नहीं होता है। और इसकी जो व्याख्या है इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, तो इसकी व्याख्या मैं नहीं करवाती हूँ। और इसके आगे हम क्वेश्चन देखते हैं कि इसके आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन है 52 नंबर, तो हमारा 52 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। 52 नंबर हमारा क्वेश्चन है कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ड का उदाहरण कौन सा है? कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ड का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए हमारा है री, ऑप्शन बी हमारा है औ, ऑप्शन सी हमारा है बड़ऊ, ऑप्शन डी हमारा है ए। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी हमारा कंठोष्ठ से उच्चारित होता है। ये एक दीर्घ स्वर भी है और जो हमारा है वो दीर्घ स्वर भी है और ये कंठ प्लस ओठ से मिलकर उच्चारित होता है। तो चलिए इसके आगे हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, इसकी व्याख्या हम देखते हैं हम। औ कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ड का उदाहरण है। तो कंठ से कौन कौन से उच्चारित होते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो कंठ ध्वनि जो होती है उससे कौन कौन से वर्ड उच्चारित होते हैं। तो पहला है छोटा, दूसरा है बड़ा और इसके अलावा जो है वो हमारा का वर्ग है। का वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? का है, खा है, कौन कौन से? का है, खा है, गा है, घा है और अंगा, ये हमारे का वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं तालव्य या तालु से जो उच्चारित होते हैं बड़ी है, छोटी ई है और चा वर्ग है। और इसके अलावा जो हमारा है शाह और या है। अब इसके आगे हम देखते हैं मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? टा वर्ग है और इसके अलावा री है, खटिशा है और री है। ये हमारे दो जो हैं ये मूर्धन्य से उच्चारित होते हैं या मूर्धा से। मूर्धन्य को मूर्धा भी कहा जाता है। अब इसके आगे हम देखते हैं दंत ध्वनि के अंतर्गत कौन कौन से उच्चारित होते हैं? ता वर्ग है, रा है, ला है और छोटा सा है। ये हमारे दंत से उच्चारित होते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं ओष्ठ ध्वनि। ओष्ठ से कौन कौन से उच्चारित होते हैं? पहला हमारा पा वर्ग है और इसके अलावा जो है छोटा ऊ और बड़ा ऊ है। अब इसके आगे हम देखते हैं कंठ प्लस तालव्य। कंठ और तालव्य दोनों से उच्चारित होने वाले हमारे दो वर्ड हैं, ए और अ है। और इसके आगे हम देखते हैं कंठोष्ठ यानी कंठ प्लस ओष्ठ से मिलकर उच्चारित होने वाले जो हमारे दो वर्ड हैं वो हैं ओ और औ। ये हमारे कंठ और ओष्ठ से दोनों से मिलकर उच्चारित होते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा 53 नंबर क्वेश्चन क्या है। इसके आगे हमारा 53 नंबर कौन सा क्वेश्चन है? कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ड का उदाहरण कौन सा है? ये जो इसमें से क्वेश्चन पूछा वो दीर्घ स्वर भी है और कंठ प्लस तालु से उच्चारित भी होता है। तो इसमें से हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा बड़ा ऊ, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा औ, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा री, ऑप्शन चौथा हो जाएगा ए। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। ये दीर्घ स्वर भी है और ये कंठ प्लस तालु से उच्चारित भी होता है। और इसकी जो व्याख्या हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं, तो इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे हमारा 54 नंबर क्वेश्चन क्या है। 54 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है? कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है? कौन वर्ड ओष्ठ नहीं है? तो ऑप्शन ए है माँ, ऑप्शन बी है बा, ऑप्शन सी है बड़ा, ऑप्शन डी है और बड़ा। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी
ये ओठ से उच्चारित नहीं होता है। इसके अलावा हमने पहले बताया था पहले वाले क्वेश्चन में, जो पा वर्ग है, पा वर्ग ये हमारे ओठ से उच्चारित होते हैं, और उसके अलावा जो है एक तो बड़ा ऊ हो गया और एक छोटा ऊ, ये दो हमारे ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा 55 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कंठ वर्ड कौन सा है, मतलब कंठ से कौन सा वर्ड उच्चारित होता है ये पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा छोटा ऊ, ऑप्शन बी हो जाएगा छोटा आ, ऑप्शन सी हो जाएगा छोटी, ऑप्शन डी हो जाएगा बड़ी। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी यानी छोटा आ कंठ से उच्चारित होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं हमारा 56 नंबर क्वेश्चन क्या है। 56 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, छोटी बड़ी ई चा छा ज झ इया, यानी ये जो 5 वर्ड हैं ये चा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ये 5 वर्ड चा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो ये कहा है छोटी बड़ी और चा छ ज झ इया आदि का उच्चारण किससे होता है, ये पूछा है कि ये जो इतने वर्ड है इनका उच्चारण स्थान पूछा है कि ये किससे उच्चारित होते हैं। और ये देखिए 3 एग्जाम्स में आया हुआ है, डीएसएसबी टीजीटी मैथ फर्स्ट शिफ्ट में और यूपी ट्रिपल एसएससी वीडियो में आया है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 3 एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन हो जाता है कंठ से, ऑप्शन दूसरा हो जाता है मूर्धन्य से, ऑप्शन तीसरा हो जाता है तालव्य से, ऑप्शन चौथा हो जाता है ओष्ठ से। तो हमारा जो ये ऑप्शन सही हो जाएगा वो ऑप्शन सी हमारा तालव्य यानी तालु से उच्चारित होते हैं। ये जो इतने वर्ड है ये हमारे तालु से उच्चारित होते हैं। अब इसके आगे हम देख लेते हैं, इसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 57 क्या है। जीवा माने जीव, जीवा क्या है, जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा है। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन दूसरा है 3, ऑप्शन तीसरा है 4, ऑप्शन चौथा है 6। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। जीवा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं चलिए आगे हम व्याख्या में देखते हैं कि हमारे जो जीवा के आधार पर 3 प्रकार के जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसको हम आगे देखते हैं व्याख्या में। जीवा के उत्थापित होने या उसकी क्रियाशीलता के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला कौन सा है, अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग सक्रिय रहता है। जीवा में 3 भाग होते हैं, एक अग्र होता है और बीच का जो भाग होता है उसे मध्य कहा जाता है, और जो एकदम पीछे होता है जीभ के वो पश्च होता है। पश्च मतलब पीछे, अग्र मतलब आगे। तो वही कहा गया है कि अग्रस्वर जिन स्वरों का उच्चारण में जीवा का अग्रभाग सक्रिय रहता है उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। जैसे छोटी ई, बड़ी ई, ए। जब हम इनको उच्चारित करते हैं तो हमारे आगे का जीभ के आगे का भाग जो है वो मतलब सक्रिय रहता है। तो वही कहा गया है कि ये जो 4 वर्ड हैं ये अग्रस्वर होते हैं। अब मध्य स्वर कौन कौन से हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का मध्य भाग क्रियाशील रहता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। तो इसमें बस एक ही है जो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है, वो है छोटा हमारा मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा मध्य स्वर के अंतर्गत कौन सा आता है, तो 4 ऑप्शन दे देगा कि बड़ा आता है, ओ आता है, छोटी ई आती है या छोटा आ आता है। तो एक ही है वो है मध्य स्वर के अंतर्गत छोटा आ ही एक ऐसा वर्ड है जो मध्य स्वर के अंतर्गत आता है। अब इसके आगे हम देखते हैं पश्च स्वर कौन कौन से हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पिछला भाग उत्थापित होता है। उत्थापित मतलब वही क्रियाशील रहता है, तो वही कहा गया है, तो वही पश्च स्वर कहलाता है। जैसे कौन कौन से हैं, बड़ा हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ हो गया, औ और आ। ये हमारे जो हैं ये
पश्च से स्वर होते हैं। अब इसके आगे हम देख लेते हैं, इसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं क्या है। हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में ओष्ठ वर्ड कौन सा है, मतलब ओष्ठ से उच्चारित होने वाला वर्ड कौन सा है, ये पूछा है। तो ऑप्शन ए हमारा है छोटा, ऑप्शन बी हमारा है बड़ा, ऑप्शन सी हमारा है छोटी, ऑप्शन डी हमारा है छोटा ऊ। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है। छोटा ऊ जो है ओष्ठ से उच्चारित होता है, इस छोटा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब इसके आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। 59 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, कंठ तालव्य, कंठ तालव्य कौन सा है, मतलब कंठ और तालव्य से उच्चारित होने वाला वर्ड कौन सा है, ये पूछा है। तो हमारा पहला ऑप्शन है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ऑप्शन दूसरा है रा और खष्ठी सा, और ऑप्शन सी है ए और ए, और ऑप्शन डी है छोटा और बड़ा आ। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा कंठ प्लस तालु दोनों से उच्चारित होने वाला है। ए और ए हमारा जो है वो कंठ और तालु दोनों से मिलकर उच्चारित होता है। अब चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, कंठ तालव्य वर्ड ए और ए है। इसके आगे छोटा ऊ बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ और रा का स्थान वत्सर्य। वत्सर्य क्या होता है, दंत प्लस मसूड़ा, जिसमें दांत और मसूड़े दोनों मिलकर उच्चारित किया जाता है, वो एक ही है, वो है रा। रा हमारा दंत प्लस मसूड़े से उच्चारित होता है, तो इसे वत्सर्य भी कह देते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। तो इसके आगे हम देखते हैं, छोटा बड़ा का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। ये इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। खष्टी सा का उच्चारण स्थान भीतर की छत का अगला भाग मूर्धन्य है। मूर्धन्य, इसे मूर्धन्य या मूर्धन दोनों में से कोई भी दे देता है एग्जाम में। अब इसके आगे हम देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये देखिए कितने एग्जाम्स में पूछे गए हैं, 5 एग्जाम्स में पूछे गए, तो ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं हम 60 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। इसमें पूछा है किस वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, मतलब कंठ से भी उच्चारित और तालु दोनों से मिलाकर उच्चारित होता है। तो ऑप्शन ए हमारा है ओ, ऑप्शन बी हमारा है ए, ऑप्शन सी हमारा है हा, ऑप्शन डी हमारा है छा। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाता है वो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर सही हो जाता है। ए जो हमारा है कंठ प्लस तालु दोनों से उच्चारित होता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा 61 नंबर क्वेश्चन क्या है। व्याख्या में वही दिया गया है जो क्वेश्चन में कहा गया कि इसमें से कौन सा कंठ प्लस तालु से उच्चारित होता है, तो इसकी व्याख्या नहीं करते हैं। इसके आगे हम देख लेते हैं 60 नंबर हमारा क्वेश्चन, 61 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं, ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं, ये पूछा। मतलब किस प्रकार के वर्ड, मतलब जैसे इसका उच्चारण स्थान पूछा है, ओ और ओ का उच्चारण स्थान क्या है। तो ऑप्शन ए हमारा है तालव्य, ऑप्शन बी हमारा है मूर्धन्य, ऑप्शन सी हमारा है दंतोष्ठ, ऑप्शन डी हमारा है कंठोष्ठ। मतलब तालव्य यानी तालु, मूर्धा यानी मूर्धन्य, और दंतोष्ठ मतलब दंत प्लस ओष्ठ दोनों से मिलकर उच्चारित होने वाला, और ऑप्शन डी जो हमारा है कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ दोनों से मिलकर उच्चारित होने वाला। तो इसमें से जो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, कंठ प्लस ओष्ठ से उच्चारित होने वाले ओ और औ हैं। अब इसके आगे क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। इसके आगे अब इसके आगे हम देखते हैं अनुनासिकता के आधार पर स्वर, अनुनासिकता के आधार पर स्वर अब हम देखेंगे। तो हमारा 62 नंबर क्वेश्चन क्या है, हंसना शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, इसमें चंद्र बिंदु है। हंसना शब्द में जो चंद्र बिंदु लगा है वो क्या है, ये पूछा है। तो इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है।
इसका जो ऑप्शन ए है अनुनासिक, ऑप्शन बी है अयोगवा, ऑप्शन सी है निरअनुनासिक, ऑप्शन डी है नासिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाता है वो ऑप्शन ए अनुनासिक, अनुनासिक हमारा सही हो जाता है। हंसना पे जो चंद्र बिंदु लगा है वो अनुनासिक से होता है। तो इसके आगे हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। इसके आगे जो हमारी व्याख्या है उसको हम देख लेते हैं क्या है। हंसना शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है जो एक अनुनासिक ध्वनि को दर्शाता है। अनुनासिक का चिन्ह ये है, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु है, इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। अभी मैंने बताया कि यह चंद्र बिंदु का चिन्ह जो है ये ऐसे होता है। इसका प्रयोग प्रायः तद्भव शब्दों में किया जाता है। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से भी क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि तद्भव, अक्सर ये तद्भव में प्रयोग होता है। अब इसके आगे हम देख लेते हैं, इसके आगे क्या है। अनुनासिक स्वर ध्वनियां होती हैं जिसका उच्चारण मुख और नाक की सहायता से किया जाता है। अनुनासिक जो स्वर होती हैं, ध्वनियां जो होती हैं, उनका जो उच्चारण है मुख और नाक से किया जाता है। इनका प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है, जैसे आंख, ऊंट, चांद आदि। ये जो हमारे हैं, ये जो चंद्र बिंदु लगा है ये नाक और मुख से उच्चारित होते हैं। तो इसके आगे हम देख लेते हैं। इसके आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है। 63 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वार से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है, जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिक द्वारिका से भी निकलती है, उस अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए हमारा है अनुस्वार बिंदु का, ऑप्शन बी हमारा है रेफ, ऑप्शन सी हमारा नुक्ता, ऑप्शन डी हमारा है चंद्र बिंदु। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, चंद्र बिंदु। अब इसके आगे हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका द्वार से भी निकलती है, उसे अनुनासिकता को प्रकट करने के लिए चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। इसका जो चिन्ह है वो इस प्रकार है, चंद्र बिंदु का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार होता है। अब इसके आगे हम देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है उसको क्या कहा जाता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है निरअनुनासिक स्वर, ऑप्शन दूसरा है अनुनासिक स्वर, ऑप्शन तीसरा है मौखिक स्वर, ऑप्शन चौथा है लुंठित स्वर। तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाता है वो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है अनुनासिक स्वर। जो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा जो है नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अब इसके आगे हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है। इसकी व्याख्या क्या कह रहा है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, जैसे आ, बड़ा आ, छोटी ई आदि। और इनके ऊपर देखिए चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ये देखिए चंद्र बिंदु लगा हुआ है ना। अब इसके आगे हम देखते हैं निरअनुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुख से निकलती है। जो जब नाक से हवा निकलती है तो उन्हें अनुनासिक कहते हैं, और जो केवल मुख से निकलता है उन्हें निरअनुनासिक कहते हैं। जैसे छोटा हुआ, बड़ा हुआ और बड़ी ई, ये जो तीन हैं ये हमारे जब इनको उच्चारित करते हैं तो केवल मुख से हवा निकलती है,
अब इसके आगे हम देख लेते हैं हमारा 65 नंबर क्वेश्चन क्या है। 65 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो कौन कौन से हैं, वो कौन है। तो हमारा पहला ऑप्शन है वृत्ताकार स्वर, दूसरा ऑप्शन है समवृत्त स्वर, और तीसरा ऑप्शन है अनुनासिक स्वर, और चौथा ऑप्शन है निरअनुनासिक स्वर। तो इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा निरअनुनासिक स्वर। जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो निरअनुनासिक स्वर कहलाते हैं, और जिसकी ध्वनि मुख और नाक दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो सही हो जाता है वो ऑप्शन डी अनुनासिक निरअनुनासिक स्वर। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या क्या है। इसके बाद ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके आगे हम कल कंटिन्यू रखेंगे, तो इसकी व्याख्या पहले देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे निरअनुनासिक स्वर हैं। अनुनासिक स्वरों में के उच्चारण में वायु भी कह सकते हैं और ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से निकलती है। अभी मैंने बताया था आपको कि निरअनुनासिक जो होती है वो केवल उसकी जो ध्वनि होती है केवल मुख से निकलती है, और जो अनुनासिक स्वर होते हैं उनका मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, उन्हें अनुनासिक। ये डिफरेंस है दोनों में, निरअनुनासिक में केवल मुख से, अनुनासिक में मुख और नाक दोनों से निकलती है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके आगे हम कल कंटिन्यू रखेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।